नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। शुरुआत में मैं एक नेताओं के लिए, हमारे राजनेताओं के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। ये खुद को बहुत बुद्धिजीवी समझते हैं। इन्होंने दिमाग लगा कर सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी है कि अब लोग इन पे विश्वास ही नहीं करते। विक्रम रंधावा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने शब्द कहे, उसके बाद लोगों में एक विश्वास जागा कि अब जम्मू का भला हो सकता है। एक इकलौते ऐसे नेता निकले हैं, ये अब सच बोल रहे हैं, यही करेंगे भला, और हो सकता है ये सीएम भी बन जाए। लेकिन उनके यू टर्न लेने से पूरे के पूरे जम्मू वासी जो हैं वो निराश हो गए हैं। इस पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं चौधरी लाल सिंह, जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के फाउंडर मेंबर हैं और साथ में चेयरमैन भी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा सर, कैसे देखते हैं आप? लोगों को काफी विश्वास हुआ था कि रंधावा साहब जो हैं उन्होंने वो शब्द बोले हैं जो लोग सुनना चाहते थे, लेकिन अब यू टर्न ले लिया। देखो, लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोगों को मेरे से बेहतर कौन जानता है। और आप कह रहे हैं कि नेता झूठ बोलते हैं, उन पे विश्वास और ये बातें सारी हैं। हमने जिंदगी में आज तक झूठ नाम की चीज नजदीक नहीं आने दी। जो भी कहा है सामने का ठोक के कहा है। इसलिए सारे नेता एक जैसे नहीं होते और सारे पत्रकार भी एक जैसे नहीं होते। मजाटी गंदी होती है, वो आपके इस समय पत्रकारों का भी यही हाल है, तो इनका भी, पॉलिटिशियन का यही हाल। लेकिन बीच में उधर भी लोग अच्छे हैं और बीच में इधर भी लोग अच्छे हैं। या हम यूं कहें कुछ लोगों की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। और ये जो अच्छे हैं उनको अच्छा कहना चाहिए, जो गलत है वो गलत कहना चाहिए, व्यक्तिगत कहना चाहिए उसको, जो भी आदमी हो। सीधी सी बात है। और अब जानना क्या चाहते हैं भाई दीवी? रंधावा साहब के यू टर्न को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो, रंधावा साहब का यू टर्न ये तो वही समझ सकते हैं कि उन्होंने यू टर्न क्यों लिया। और सोमवार तो कल है, जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे, वादे किए थे, अगर वो उनकी सारी बातें मानी गई हैं, जो कह रहे थे कि मेरे ये ना होगा, ये होगा तो ये करेंगे, तो ये मेरा ख्याल है कि रंधावा साहब से अगर आप पूछोगे कि भाई साहब आपको आज ये वर्ड जो इस्तेमाल कर रहे हो, आपके साथ कौन सा है, कुछ हुआ है क्या? अगर हो गया है, अगर उस इंडस्ट्री को कोई इसने बेनिफिट दिलवाया है कि इंडस्ट्री चलना शुरू हो गई है, और जो लोगों को फाइन लगे हैं, इन्होंने कोई बेवाफ करवाए हैं, माइन जहाँ जो अलग 11% इन्होंने चढ़ाई है, 11 गुना। इतनी दादागिरी आप समझोगे, इतनी दादागिरी 11 गुना। मतलब आपका रुपया जुर्माना है, आपको 11 करना पड़ेगा। तो ये अगर इन्होंने माफ़ करवा दी हैं सबके, तो ये पता चल जाएगा कि माफ़ हुए नहीं हुए। दूसरा जो था कि इल्ज़ाम ये थे कि घूस खाई है उसने और कुछ दलाल हैं, एजेंट हैं, उनके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण तो मेरे ख्याल है आप ही ले सकते हैं उनसे। नहीं, हमें तो इंटरव्यू दे नहीं रहे। आप ही ले सकते हैं उनसे स्पष्टीकरण कि वो जिन्होंने बीच में दलाली की है, सब कुछ किया है, हुज दे, उनका क्या है। ये बातें तो उनको, जो मीडिया उनसे क्वेश्चन कर रहा था, सेकंड यू टर्न हुआ, तो उन्होंने सवाल करने चाहिए थे। मुझे नहीं पता कि उनका इंटरव्यू क्या होगा, ना मेरे को इतना इंटरेस्ट है। हाँ, मुझे उस दिन तकलीफ हुई थी जब उन्होंने अपने बच्चे मारने की, किसी के मारने की, बच्चों पे पहुंच गए थे, तो थोड़ी तकलीफ हुई थी कि बच्चे क्यों इस छोटी छोटी चीज़ों के लिए इन्वॉल्व किए जाएं। प्रॉपर्टी जायदाद बनाता किसके लिए है? अगर ना प्रॉपर्टी होगी तो वो बच्चे जिएंगे नहीं क्या? वो नहीं खड़ी कर सकते क्या? अगर कोई गलत हुआ है, आपके साथ हुआ है, आपकी इंडस्ट्री के साथ हुआ है, कानून भी है, कायदा भी है, दफ्तर भी हैं, कचहरियाँ भी हैं, आपको उस तरीके से लेना चाहिए। और उसके लिए एजिटेशन भी है, जलसे भी हैं, जुलूस भी हैं। एक तरफ आप कहोगे कि हम इसी पे मरेंगे, इसी पार्टी पे मरेंगे, इस पे करेंगे, तो फिर ये समझ होनी चाहिए कि व्यक्तिगत इल्ज़ाम फिर है कौन है, हु इज ड्राइविंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चला कौन रहा है, बिल्कुल ये समझ होनी चाहिए। हु इज ड्राइविंग, हु इज द ड्राइवर,
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा हमारा फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। जो पीएमओ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भेजा गया है, वो किस लिए भेजा गया है, उनको उनको पहुंचाओ उन तक आवाज़ कि आपको किस लिए भेजा। लेकिन अब वो बातें जो हैं वो धीरे धीरे साइडलाइन करने का प्रयास, ऐसा लग रहा है कि उन्हें साइडलाइन करने का प्रयास किया गया। ये कैसे देख रहे हैं? मैं तो अनफॉर्चुनेट है, होता है, दम चाहिए। लड़ाई ऐसे बकवास करने से या फालतू बातें कहने से नहीं होती, प्रैक्टिकली करना पड़ता है। हम छोड़ के आए ना, लड़ रहे हैं ना, अकेला आदमी हूं। लोगों की बात कर रहे हो कि लोग बड़े अच्छे लोगों को पसंद करते हैं, तो लोग आए ना, मेरे खड़े हो जाए मेरे साथ। क्या तकलीफ उनको? मैं दिलवाता हूं हक किसको नहीं मिलते। कोई लूट थोड़ी मची है, लोकतंत्र है, लोकराज है, कितना दबा पाओगे? आखिर हिंदुस्तान लोकतंत्र से बाहर थोड़ी चला जाएगा। आखिर तो इस चलना तो लोकतंत्र ही है ना, यहाँ डेमोक्रेसी चलनी है। और डेमोक्रेसी के जो अधिकार हैं, लोगों के हैं, समाज के हैं, जिसके भी हैं, हर व्यक्ति के हैं, तो ये मैं कह सकता हूं कि वो उसको मिलने चाहिए। अगर उसके लोकतांत्रिक अधिकार छीने जाएंगे तो ये लोकतंत्र ही था जिसके जरिए उन्होंने एक मीडिया में आके बात कर दी। बोलने का अधिकार था कि बोल सकते हैं, राइट टू स्पीच, जब उन्होंने बोला। लेकिन ये है कि राइट टू स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप उसको उल्टे तरीके से बोलोगे। आप कानूनी बात करोगे, सही बात करोगे, मतलब की बात करोगे। ये होगा कि गुस्सा आ जाए तो आप ऐसी बात कर दोगे जो अनपार्लियामेंटेरियन है। मतलब आप बात करिए पार्लियामेंटेरियन, लेकिन करिए ना। लोगों को अगर मजा आता है किसी का ऐसे बकवास सुनने में, फालतू बातें सुनने में, तो आई एम सॉरी फॉर द पीपल। अगर लोगों को भी ऐसा लगता है कि कोई गाली निकाले, जो इस तरीके से बात करे, फालतू बात करे, हैं, तो वो बड़ी अच्छी है। नो, बात यह है कि इनकी अगर इंडस्ट्री में कोई दिक्कत आई है तो क्यों आई है, किसकी वजह से आई है, उस पर सख्ती करने की जरूरत है। आपका कसूर है, उनका कसूर है। अगर कमेटी बन गई है, अभी आप कह रहे थे कि कोई कमेटी बनी है, तो इन्होंने कमेटी का वेलकम किया है। रंधावा साहब ने वेलकम किया है, लेकिन उससे पहले कविंदर गुप्ता जी ने ये कहा, या कुछ और भी लोग ये कह रहे थे, ये कमेटी आईवाश है, ये क्या करेगी। तो लेकिन रंधावा साहब कह रहे हैं ये अच्छी कमेटी है, ये हमें जस्टिस दिलाएगी और मिलेगा हमें जस्टिस। देखो, अगर रंधावा साहब को जस्टिस मिलेगा तो उन्हीं को, हमें, क्योंकि हमें तो इस चीज़ से मतलब ही नहीं है। हमें तो ये मतलब है कि इतना बुरा तकलीफ, इतनी कहने की बात कहने के बावजूद बाद में आप ऐसे गोलमोल करने की क्या जरूरत है? बड़ी द प्रॉब्लम। क्यों डरती हो यार? हमने कहा था कि आपकी जायज काम के लिए चौधरी लाल सिंह आपके साथ है, मैंने कहा, किसी ने नहीं कहा इसको। और दूसरा नंबर मैंने कहा कि पार्टी 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 कर रहे हो बड़ी हैं, तो ये अकल होनी चाहिए वैसे कि हम बात कर क्या रहे हैं। तो पार्टी जिम्मेवार नहीं है तो जिम्मेवार कौन है? बाहर कोई सड़क छाप जिम्मेवार है, कोई रेडी फड़ी वाला है, यहाँ कोई इधर कोई मेट्रो रेस्टोरेंट होटल वाला है, वो इस देश को चला, गाड़ी को इसको चला रहा है। अगर चला ही इनकी अपनी पार्टी रही है तो सारा कसूर इसको पार्टी पे ही थोपना चाहिए। पार्टी के जो लोग, पार्टी जीतेगी तो एमएलए और या एमपी मिनिस्टर बनेंगे, तो जब मिनिस्टर है तो किस पार्टी से, अपोजिशन है तो किस पार्टी से। अगर आपने बात करी है तो आज इस बात को घुमाने का मतलब नहीं है। आई एम सॉरी, नो। और इसका जवाब खुद देना पड़ेगा। डरना क्यों है? एक लीडर को शोभा देता है इस तरह से? मुझे बताओ, ये लीडर हैं क्या? क्या सोचते हो कि एक आदमी एमएलसी बनने लीडर बन जाता क्या है? लीडर लफ्ज बड़ा औखा है। एमएलए बनना, एमपी बनना, मिनिस्टर बनना सौखा है, बने नहीं है कि समय लोग जो 8-8, 10-10 साल से भी सियासत शुरू की तो दिल्ली तक बैठ के क्या बात करते हो? अरे, और एक आदमी बचपन से लेके स्ट्रगल करता आ रहा है, और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और तकरीबन जलसे, जुलूस, हड़तालें, अंदर बाहर स्ट्रगल ये करता आ रहा है, वो लीडर है। वो जानता है लीडर वो होता है। एमएलए लहर आई और कुछ लोग हैं उसका लहर के साथ असर नहीं, उसके साथ है, वो लोग उससे प्यार करते हैं। ऐसे लोग भी हैं। तो कहने का मकसद है, जो लहर से इंसान आके चले जाएं, जीत जाएं, तो उसमें
एक दो आदमी लीडर होते थे, बाकी तो लहर के ही होते। लहर में जो लोग बन जाएंगे तो आप उनको कहोगे ये नेता हैं क्या? नेता हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल किस किस के लिए नेता कहा गया? बड़े फ्यू पीपल्स इंडिया, देश विदेश, जिनके नाम के साथ नेता लगता है, सबको नेता नहीं कहते। तो इसलिए ये नेता नहीं है और ना नेता कहा करो। प्रधानमंत्री के एक शब्द पे लोगों ने इन्हें चितवा दिया, लेकिन क्या आज प्रधानमंत्री की जवाबदेही नहीं बनती कि आपने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप इन्हें जितवाए, तो आज ये जो हो रहा है यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, उसका कसूरवार कौन है फिर? देखो, वो अपनी जगह परेशान है। आप उनका बनारस देखिए क्या हाल है। हम जम्मू कश्मीर में इन पे क्या गिला करें? एक्चुअल क्या होता है कि जब आदमी खड़ा होता है तो कुछ कहता है, जब आदमी जीत जाता है तो कुछ कहता है। ये क्या मतलब है? जब आप खड़े होते हो तो जो कहते हो वो होना चाहिए। अब लोग रिपीट कर रहे हैं उनकी तकरीरें, स्पीचेस, यू नो बेटर। तकरीरें उस बगैर दाढ़ी वाली, कम दाढ़ी वाली, ज्यादा दाढ़ी वाली, सारी आस्ता 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 लोग उसकी वो कर रहे हैं, लेके दिखा रहे हैं। किन की वजह से? ये जो लोग सारे सहयोगी उनके साथ लगे हैं। अब जीतेंगे तो मोदी साहब, हारेंगे तो नड्डा साहब ना। अब ये हुआ ना। बिल्कुल है। तो कहते थे कि अभी भी बड़ी क्रेज है, तो क्रेज तो मेरे ख्याल है अभी ढीली हो गई है, और ढीली होगी, और ढीली होगी। आपको यूपी का क्या बड़ा, हार गए नहीं वो सारी डीडीसी, हार गए ना। क्या बनेगा? अभी आस्ता 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 इनकी हार की तरफ जा रहे हैं लोग। क्यों? लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। मैं कहता हूं ये फुलिश तरीके से काम किए जा रहे हैं, बेवकूफान है ये, कंफ्यूज नहीं, फुलिश वाला काम है। अभी बात कहते हैं ये करेंगे, तो थोड़े दिनों के बाद वो अभी बात चल रही होती तो बात वहीं रुक जाती है, रुकी रहती है, उसका आगे एंड नहीं होता, तो बात कोई और पकड़ ली होती है। अभी वो शुरू होती तो उसका एंड नहीं होता, तो वो वहीं रुकी हुई है। आपको भी 8-10 चीजें ऐसी दिखा सकता हूं जो रुकी 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 हैं, तो उसका एंड कहीं नहीं हुआ। कोई काम बताओ कि जो सिर में मंजिल मकसूद पहुंचा है, एक भी काम नहीं पहुंचा। तो लोगों ने वो एक काम दिखाया, ये आपने शुरू किया था, फिर ये उसके बाद आपने इसके लिए ये कहा था, इसके लिए ये कहा था। ये क्या हालात है? मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि आप अपना फिक्र करें। इस समय कोरोना की जो परेशानी है, जी जी, दिस इज वेरी क्लियर। कोरोना इस समय इतनी, मैं कह रही थी, तबाही कर रहा है, उसके लिए समझना जरूरी है, और ये समझ नहीं रहे। कौन समझ रहा है? मैंने कहा था नेता ये जो लीडर लोग यहां बने हैं, जो जीते हुए लोग हैं, अब सरकार तो ये नहीं की है ना, इनके मुताबिक चलता है। अदरवाइज किसी और पे इल्जाम लगता है, इस समय सीबीआई बैठ गई होती है उसके ऊपर, और रिजाइन भी हो जाता। मतलब पसंद नापसंद की बात है। आपने उधर महाराष्ट्र में रिजाइन करवा लिया है, इल्जाम था ना, बिल्कुल, वो कि डीजीपी का, ये तो एमएलसी का था। ये थोड़ी बात है आज एमएलसी चुप हो जाए, वो तकरीर कहां चुप होगी? वो तो लोगों ने यूट्यूब में चाड़ दी है, वो तो चलती रहेगी सारी जिंदगी। वो फेसबुक पे चलेगी, वो इंटरनेट में ऊपर बैठी हुई है, हर के फोन के अंदर है। जब भी दबाओगे तो रंधावा लिखोगे, तो ये रंधावे की बाकी चीजें कभी जिंदगी में कोई आएंगी, ये जरूर आएगी। तो इसलिए इसका जवाब सरकार को लेना चाहिए, चाहे रंधावा दे, चाहे वो दे जो इल्जाम लगे, लेकिन इस पे इंक्वायरी होनी जरूरी है। रंधावा साहब की एक बात, इस पे इंक्वायरी होना जरूरी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। इंक्वायरी कब होती है? और उस बंदे का रिजाइन होता है साथ में। जब रिजाइन होता है, पावर में आदमी की नहीं चेकिंग हो सकती। अब बल्ला साहब क्या कह रहे हैं? एसके बल्ला हैं। अब कहने का मकसद है कि ऐसे ऐसे इल्जाम एमएलसी, अब दूसरी तरीके से, तो मेरा कहने का मकसद है कि अगर इल्जाम आए तो इंक्वायरी शुरू हुई क्यों नहीं? 4-5 दिन ऐसे चलेंगे कि अब यू टर्न में जाएंगे, तो जो रास्ते में गाड़ी चल रही थी, जिसने 4-6 एक्सीडेंट कर दिए, उसका अब उसका हिसाब नहीं लेना पड़ेगा क्या? कैसे मार दिए लोग क्या? आप बंदूकें और गोलियां चलाने के चक्कर में पड़ गए। तो कहने का मकसद, कोई आपको कह नहीं रहा था, ना किसी ने कहा था कि आप ये करिए। तो उसके बाद अगर आप ऐसे घूमते हो
तो फिर उसको होम मिनिस्टर को वापस करो ना महाराष्ट्र में। फिर यो मैं और गंगा जी यहां पिटे बगैर मतलब, वो क्यों? तो ये चीजें समझने वाली हैं कि आपकी पसंद होगी तो ये होगा, आपकी नापसंद होगी तो ये नहीं, ये होगा। ऐसे थोड़ी चलता है यार। समाज तो जानता है, जानेगा भी। ऐसा क्या हुआ? ये हिसाब देने पड़ेंगे, हिसाब देने ही पड़ेंगे, मैं आपको कह सकता हूं। ये कोई रोक नहीं सकता इन चीजों को लिए। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस समय लोगों को कोरोना से कैसे कैसे बाहर किया जाए। अभी तक ह्यूमन रिसोर्स आपके पास नहीं, इतने पेशेंट है, डॉक्टर है नहीं, इतने पेशेंट हैं कि आपके पास पैरामेडिकल की कमी है, इतने पेशेंट हैं कि बेड की कमी होगी, इतने पेशेंट हैं कि आपके पास ऑक्सीजन की कमी होगी है, आपके पास वेंटिलेटर की कमी होगी है, आपके पास एम्बुलेंसेज की कमी होगी है। व्हाट इज दिस? आपकी गाड़ियां सड़ रही, उन गाड़ियों पे ड्राइवर नहीं। आपको बताएं, देश में देखो, इधर भी देखो, मैं तो सारा प्रैक्टिकल जानता हूं। जब आपके पास ट्रेन लोग बाहर खज्जल हो रहे हैं, क्यों नहीं लगाते? आपने प्राइवेट लोगों को यहां एम्बुलेंसें लगा के रखी हैं, किस लिए भाई? आपकी अपनी वाली कहां है? अभी भी पैसा कमा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हद हो गई। आपको कहना हूं, एक मेहरबानी आप भी करना कि ये पूछना, एक लिस्ट निकालना उनकी डॉक्टरों की, एक आदमी की कितनी ड्यूटियां लगी कोरोना में, कितनी जलाने में लगी, कितनी उसको उसमें लगी, कितनी कैंप लगाए, कितने कैंपों में बिठाया उनको, और एक वो आदमी जिनको उसी रैंक के आदमी को नोडल अफसर बनाए, कितने बनाए? यहां तो कुछ लोग कमाई के चक्कर में पड़ गए। शर्म आनी चाहिए, मैं कह रहा हूं। आई एम सॉरी फॉर दैट। और कोई जिला हॉस्पिटल पूछें क्या हो क्या रहा है जिला के हॉस्पिटलों को, डिस्ट्रिक्ट जम्मू के हॉस्पिटल जो हैं जिले के, और यहां के जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, बताइए उनकी पोजीशन क्या है? एक ही जिले की लीजिए, आप एक एक सीएमओ को लेके बिठा के पूछिए, भैया बताएं। और सारा लोड किस पे है? मेडिकल कॉलेज पे। ये क्या कर रहे हैं? बाकी करोड़ों रुपए के एक हॉस्पिटल में खर्च है, वो क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा? बेड पड़े हैं वहां खाली हैं, और ये क्यों भरे हुए हैं? बाकी इसी मेडिकल कॉलेज पे क्यों रश होगा? बाकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों पे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्यों नहीं भरे जाएंगे? वहां क्यों नहीं कोरोना का इलाज होगा? अब जब आप इलाज ही एक जगह सेंट्रलाइज कर दोगे और उठा के बंदे भेजिए आपने सीडी अस्पताल में, टीबी वाले में, तो जो टीबी के मरीज थे उनका क्या हुआ? वो तो पहले मर जाएंगे ना। आप जानते हो कि टीबी हॉस्पिटल में टीबी वाले को कभी कोरोना हो जाए तो वो तो बच ही नहीं सकता, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। आप डायलिसिस वाले की उसको कहोगे कि भाई साहब पहले कोरोना टेस्ट कराओ, वो तो पहले वीक है, उसका कैसे होगा? वो तो मिलेगा आपको कोरोना। आपको कैंसर पेशेंट को कहोगे कि आप कोरोना टेस्ट करा के आओ। अटैक हुआ है उस आदमी को, ब्लड प्रेशर हुआ है, आप उसको कह रहे हो पहले टेस्ट कराओ इसका कोरोना का। मतलब कि उसको तकलीफ है, वो वहां तक पहुंचो नहीं आप। एक्सीडेंट हुआ है बंदों का, ऐसे एक्सीडेंट हो गया गाड़ी पे, जख्मी है, वो कहते हैं इनका कोरोना कराओ, खून बह रहा है और वो कोमा में जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं, नॉनसेंस है यार। कोरोना की आड़ में कितने लोग मरेंगे, कितने मारोगे यार? हद हो गई। अब जिला हॉस्पिटल क्यों नहीं इस्तेमाल करते आप? सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप क्यों नहीं लगाते उन डॉक्टरों को जो घर में बेकार बैठे हैं, उनके पास डिग्री है पर दे हैव नो वर्क, काम ही नहीं है। आपके बने इतने पैसे इकट्ठे ना करो ना तरक्की, क्या जरूरत है तरक्की की? हर द नीड। अब लोग नई सड़कों पे चल रहे हैं तो सड़क पड़ी है ना भाई, क्यों नहीं चल रहे हैं? कि लोगों की सेहत ठीक नहीं है, लोगों पे इस समय कोरोना का इस समय प्रकोप छाया हुआ है, तो लोगों घरों में छुप जाओ। इसका मतलब है कि सड़क इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही ना। हॉस्पिटल अभी भी चल रहे हैं, मेडिकल शॉप चल रही है। इसका मतलब ये दोनों चीजें स्ट्रांग करनी चाहिए थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ। बिल्कुल। और बाकी स्कूल देखो ना, कहते हैं ना एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहां है? कहते हैं ना वेयर इज एजुकेशन? 1.5 सालों के बच्चों को मेरे ख्याल बर्बादी हो गई, बच्चों तबाह हो गए।
रोजगार की बात करते हैं। अब कौन कौन सा रोजगार इस समय कोई मांग रहा है? सब कह रहे हैं हाय माय मुझे बचाओ बचाओ, बुखार चढ़ गया। ऐसे बुखार चढ़ रहा है, लोग डर रहे हैं। और हॉस्पिटल में इंतहाई रश है, प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े भरे पड़े हैं, 2 भरे पड़े हैं। और ऑफिसरों को यह लग रहा है कि भाई कौन उधर बैठा है, कौन उधर बैठा है, कौन उधर बैठा है नहीं बैठा है। भाई चेक तो करो आपकी पोस्टेस कितनी सैंक्शन पोस्टेस हैं और कितनी सैंक्शन पोस्टों में लोग लगे हैं और सैंक्शन पोस्टें कितनी खाली पड़ी हैं। मैं रिकॉर्ड दे तो आपके पास हजारों डॉक्टर इस समय खाली पोस्टेस हैं, पैरामेडिकल के खाली पड़ी हैं। क्यों नहीं लगा देते इन बच्चों को जो घर में? उसका इंटरव्यू क्या जरूरत है भाई? जब एक आदमी ट्रेनिंग करके आया, उसको लाइसेंस मिला कि ही इज डॉक्टर, उसके बाद उसका इंटरव्यू होना चाहिए क्या? इसका मतलब डॉक्टर नहीं है। तो जिस मेडिकल कॉलेज से उसने किया है, इसमें फ्रॉड हुआ है, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किसी का इंटरव्यू, और इंटरव्यू कौन लेंगे? ना वो डॉक्टर होंगे, हैं? पीएससी में देखो कितने डॉक्टर पीएससी करेंगे, बोर्ड कितने बताएं, चेक करें। अब सर्व सिलेक्शन बोर्ड में चलें, कितने वो लोग हैं जो पैरामेडिकल की ट्रेनिंग जो पढ़े हुए हैं, कितने नर्सिंग के कोर्सेज किए हुए हैं। तो कहने का मतलब है अनट्रेन्ड आदमी, ट्रेन्ड आदमी का तो क्या यहाँ इंटरव्यू होता है। इन्होंने पिछली बार SRO 24 के वो बच्चे निकाले और मेरे ख्याल इतने जलील किए लड़कियों को, धक्के मारे, ऐसे कह रहे यार भाई भगवान की कसम मन करता है यार हम लाल सिंह तू लीडर है यार, ये हाल है लोगों का। और मैं लोगों में कह रहा हूं कि आपको क्या कहूं मैं लोगों को भी। और ऐसे बच्चियां उठा बेचारी ऐसे खड़ी हैं और डिस्टेंस पे बैठी हैं, और उसको पुलिस वाला ऐसा चुका था इतने टाइम तक कैसे उठे नहीं ना, कठुआ स्थल के बाहर की बात। हाँ बिल्कुल कहा ना ऐसे ऐसे अभी लगा, अभी आप चलाओगे वो जरूर चलाना। क्या बात है यार, बच्चियां हमारी जान होती हैं यार। उन्होंने पूरा रिस्क लिया उसमें कोरोना में। अब कोरोना थोड़ा सा ढीला पड़ा तो उनको कहा निकलो, अब आपकी जगह और लगाएंगे। तो ये लगी हुई, अगर ये नालायक थी तो आपने इनसे काम क्यों करवाया? बिल्कुल। तो अब वो आएंगी लायक है तो पहले क्यों नहीं लगाई? है ना फुलिश, है ना फुलिश, है ना बेवकूफ। चलो मैं कह रहा हूं ये टोटली बेवकूफ आदमी है, सरकार है। ये आप कसूर भाजपा को ही मानते हैं यार? तो आप किसको मानते हो? एनसी को मान लो, है कांग्रेस को मान लो, यहाँ ब्यूरोक्रेटों को माने है? ब्यूरोक्रेट तो चलते हैं भाई साहब, जब सियासत हम चला पाए, अगर नहीं चला पाए नहीं चलेंगे। उनका अपना एक्सपीरियंस है, उनका तजर्बा ऑफिस का है, कुछ ग्राउंड का भी है। लेकिन यहाँ तो जो सियासत, जो लोकतंत्र है, अगर आपको ब्यूरोक्रेसी ही रखनी होती तो फिर अंग्रेज क्यों निकालने थे? उनके ब्यूरोक्रेट नालायक थे क्या? इसलिए रखनी थी कि अपने लोग लीडर बनेंगे यहाँ, अपने लोग यहाँ एमएलए लेजिस्लेचर होगा, पार्लियामेंट होगी, असेंबलीज होंगी, काउंसिल्स होंगी, कॉरपोरेशंस होंगी, अपने मेयर होंगे, अपने लोग होंगे, और लोग उनके पास जाएंगे, बात रखेंगे। आप बताइए इनके दफ्तरों में रश क्यों नहीं? बताओ सेक्टर में, अभी तो कोरोना है, कोरोना के बगैर सेक्टर की हालत क्या थी? कोई जाता कोई इधर? खाली पड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने दिन से वोट थोड़ी लिए, वो पढ़ के आया। क्यों केयर करेगा भाई? क्या कर लेगा होगा? तू क्या कर लेगा भाई दिवे? मैं तो 35-36 साल तो रहूंगा इधर। और ये तो तेरा लीडर है ना, लीडर को जो एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर है, उसको तो पता है पुत्र को कि 5 साल के बाद मेरा मैं बढ़ूं ना बढ़ूं कैसे हूं, इसलिए लोगों को सुनेगा भी, बात भी करेगा। जम्मू कश्मीर की तो मैं कहता हूं सत्यानाश है, सारी जिंदगी रहा है, अभी कोई पहली बार नहीं, यहां रहा ही गवर्नर रूल है। ये भी बहुत बड़ा प्लान है। यहाँ कैसे, कौन लोग हैं जो यहाँ बड़े पक्के टक्के बैठे हुए हैं, ये चाहते हैं यहाँ सेक्टर चलने नहीं चाहिए, लोग आने नहीं चाहिए। हद है यार। तो इसलिए बड़ी मुश्किलें हैं, और जो अच्छा ऑफिसर है, अच्छा आदमी है, नहीं काम कर सकता, जगह नहीं मिल सकती, नोटिस आ जाता है, जगह नहीं मिल सकती। और देखो लड़का जिसके लिए ये बोल रहा था, वो बाल बूल कैसे रखे हुए थे, डीएमओ देखा? और वो कह रहा था ये वो चलाने वाला क्या, ड्रिलर क्या बोल रहा है। और ड्रिलर देखो क्या बात है, लगता था कोई, लगता है कि जैसे कोई अभी स्कूल के बाहर चक्कर लगाने वाला बंदा होगा आया हुआ इधर।
क्या बात है यार। और थोड़ी सी समझ करो, मैच्योरिटी देखो और मैच्योर लोगों को आगे करो, मैच्योरिटी में रहो। और मैं आपको कहता हूं यार, मैं आपको अगर क्रशर की बात करो, एक दिन मेरे पे क्रशर पर डिस्कशन कर लो। मैं जानता हूं क्रशर एक इंडस्ट्री है, उसको रॉ मटेरियल कौन देगा? खाड़ देगी, दरिया देगा, और तो कोई दे ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। वो माफिया नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। लेकिन इन्होंने उसको, उनको ट्राली वाले को, ट्रैक्टर वाले को, टिप्पर वाले को, डंपर वाले को माफिया बना के रखा हुआ है। माफिया वो हो रहा है, एक माइनिंग की चोरी हो रही है। किस चीज की चोरी हो रही है भाई? गोल्ड निकल रहा है। यहाँ कोई कोल माइनिंग हो रही है, यहाँ कोई ग्रेनाइट निकल रहा है, मार्बल निकल रहा है, बिल्कुल। यहाँ कोई गैस निकल रही है, कोई ऐसी चोरी हो रही है। वो साली खड्ड है हमारी, जम्मू कश्मीर के, जम्मू के लोगों की खड्ड है, किसी के बाप की तो है नहीं यहाँ। और हमारी खड्डें बेच दी इन्होंने, लूटी बची है। हमारे दरिया, हमारी खड्डें बेच के और कन्याकुमारी तक जा रहे हैं सारे। तो यहाँ वाला बंदा ने, मुझे बताओ यार, गायत्री वाला हो या आपका ये हो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन हो, आपका वो ये पटेल वाला हो, कोई भी हो, ये क्रैशर बगैर कागजों लगाते हैं, पता? चाहे एयरफोर्स वाला हो, पता है आपको अभी तक? जितने क्रैशर, बड़े बड़े क्रैशर जो कभी सोच नहीं सकता, इतने बड़े बड़े क्रैशर कंपनियां लगाती हैं जो एक भी एनओसी नहीं लेती। अच्छा। नो एनओसी। चाहे वो पॉपुलेशन में लगाएं, सड़क के किनारे आप देखना, सड़क के किनारे बड़े बड़े क्रैशर जहाज तक, रामबन तक जो लगे हैं किन के हैं? वो कैसे लगे? वो माफिया नहीं है ना। ये सड़क में कितनी बजरी पड़ी, रेत पड़ी, वो माफिया। माफिया कौन है? वो छोटा सा क्रैशर वाला जो बेचारा देख रहा है इधर कोई आ रहा है। हद है यार। उसका माल क्यों निकल रहा है? सड़क कैसे बन गई बगैर क्रैशर चले? इसका मतलब है कि कंपनियां पहले काम लेंगी यहां, राइट? आप 6 लेन बनाओ, 4 लेन बनाओ, बिल्डिंगें बनाओ, आप एम्स की कंस्ट्रक्शन लगाओ, मेडिकल कॉलेज की लगाओ, वहां मटीरियल नहीं लग रहा क्या? कहां से लग रहा है? इन क्रैशरों से नहीं लगेगा, क्योंकि ये लोकल हैं, इनका पैसा जम्मू का जम्मू रहेगा और जम्मू यहां इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा। लेकिन ये वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं, पहले वो सड़क की कमाई भी ले जाएंगे, वो भी ले जाएंगे, उसके बाद टोल लगेंगे, टोल सब पे। इसलिए एक क्रैशर वाले लोग जो हैं, ये आपके लोग हैं। ये सोची समझी प्लानिंग के तहत लोगों को लूटा बड़ा जा रहा है। क्रैशर विदाउट, आप सोच नहीं सकते हो कितनी कोन्स उसमें लगी हैं। और तोबा तोबा। और एक घंटे में कितना माल निकालता है? जितना ये 1 महीने में निकालता है ये वाला, ये आप वाले है। और वो टेंडर भी लेंगे, माल भी लेंगे। इनका माल कौन लेगा? जब इनका माल नहीं बिकता तो ये लोग बामरे शामरे लोग जो आप कह रहे हैं वहां पहुंच जाते। ये माल कैसे निकला? ये क्या है, वो क्या है? भाई क्रैशर में क्रैश ही करेगा, मटेरियल निकालेगा, निकालेगा क्या? उसका तो काम ही ये, उसे कोई हल्दी थोड़ी निकालनी है, उसने कोई गैस थोड़ी बनानी है, उसे पत्थर तोड़ना, आरबीएम निकालना, आरबीएम से रेत बनेगी, बजरी बनेगी, और गरीब जनता ट्रैक्टर, ट्राली, टिप्पर, डंपर, सारी दुनिया काम करेगी। क्या तकलीफ है किसी को? आप कह रहे हैं इंडस्ट्री वालों वेलकम वेलकम, तो ये इंडस्ट्री कौन सी है? इसको गेट आउट, गेट आउट। और बाहर वाले, आप इतनी सब्सिडियां, इतना कुछ दे रहे हो, इसने आपसे तो लिया कुछ नहीं है। कितना अफसोस है। इसलिए ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, ठीक करने की नियत ही नहीं है। पर लोग अभी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। उनको भाजपा पे विश्वास था, उन्होंने तो चिताया। मेरे पे विश्वास करें ना, ये है नहीं ऑप्शन। क्या कम हूं किसी से? नहीं दिखता क्या? मेडिकल कॉलेज में आज भी बोलते हैं कि चौधरी साहब की बहुत तो फिर जरूरत है। चौधरी लाल सिंह को काम करने कब दिया? 14 महीने पहली बार रहा था मिनिस्टर, तो सारी दुनिया जानती मेरा टेन्योर। 10 साल इस बार रहा, 10 महीने, 10 मंथ। एम्स, ये मेडिकल कॉलेज, इनके सारे मैं करवाया। 4 या 900 करोड़ रुपए मैंने सैंक्शन कराया था। फिर मुझे भेज दिया इन्होंने उठा के, कहा फॉरेस्ट में। लोगों ने भेज दिया उसको जंगल में, जंगल में भेज दिया ऐसे बोलते थे, भेज दिया। मतलब मजाक लेते उस आदमी का जो काम करता है। लानत है। आपको काम
काम वाला बंदे को करो तो फिर उसके बाद निकाल दिया उसको। अब उत्तर मुझे निकाला 1.5 महीने के बाद सरकार चली गई ना, नहीं बन पाई ना। उस दिन ही बननी जिस दिन मैंने बनानी है। अब देखना, बनानी तो मैंने है, मैं पक्का कहूँगा राजा जी, आप नोट करना मेरी बात, बनाऊंगा मैं ही। ये कहाँ बनाएंगे? 2004 में सरकार नहीं थी कांग्रेस की, मैं MP जीता तो उनकी सरकार बनी ना। इनकी जहां नहीं थी 2015 तक कभी नहीं सरकार नहीं आई, तो मेरी उन्होंने सीट खाई ना। टिकटें नहीं खाते 14 में आजाद साहब, तो उनकी सरकार नहीं जाती। इधर आया तो इनकी सरकार बनी। ये बना सकते थे क्या? ये कठुआ की 5 सीटें ले सकते थे क्या? और ये डोडा किश्तवाड़ की 4 सीट ले सकते, लेके दिखाएं। इसलिए इधर आए, इन्होंने हमारी दुर्दशा की। पहले उन्होंने की, फिर इन्होंने की, तो 1.5 महीने के बाद ये सरकार निपट गई इनकी। अभी तो कुर्ते नए नए थे बेचारों, प्रेस प्रूस किए थे, बड़े प्रेस प्रूस करके गए थे दिल्ली। तो अमित शाह साहब ने कहा इनको यहां दस्तखत करो। इनको पता नहीं दस्तखत कहां कर रहे हैं। दस्तखत करवाए, आपके दस्तखत हुए, आपने रिजाइन हो गया, आपका, आपकी सरकार गिर गई। चलो, कई दोस्त तो मुझे कह रहे थे शुक्र है अटैक होने वाला था कि अचानक ऐसे सुना है। यार 1.5 महीने के बाद निपट गए। अब ये भी निपट जाएंगे जो जो पूहे चढ़े हुए हैं। पूहे चढ़े थे ना उनके, अब आवेचन ये भाई है, अब आवेचन ऊपर पूहे चढ़े थे, उड्डा ढोरियां मारा है। अफसोस है, अफसोस है यार। और यार काम वाले बंदे ढूंढो, अच्छे लोगों को लगाओ। मैं लोगों को कह रहा हूँ, बहुत देखिए ममता, क्या बंगालियों का हाल है, क्या बात है। उन्होंने अपना बंगाली अपनी एकता की ठीकी। हम डोगरों के प्रॉब्लम है क्या? हम भी अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी जात बरादरी हैं, हम भी ऐसे डोगरा इकट्ठे हो जाए, हमें क्या प्रॉब्लम है? और ऐसा होगा, डेफिनेट होगा, और लोग ऐसा करेंगे, मुझे भरोसा है। ना यहाँ कोरोना होगा, ना यहाँ कोई पढ़ाई के बगैर रहेगा। और चौधरी लाल सिंह, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं 10 साल पहले किया, 20 साल पहले कहता था, आज कुछ गवर्नमेंट वो इंप्लीमेंट कर रही है। मैं देखता हूँ कि बार यार लाल सिंह, तेरा दिमाग हाँ यार, कहाँ सोचता था। अभी उन्होंने कहा प्राइवेट हॉस्पिटलों में फ्री इलाज होगा, कहा ना स्टालिन ने। ये मैं कई वर्ष पहले कह चुका हूँ। मैं इस स्टेट चलानी हूँ, सारे प्राइवेट स्कूलों में लोगों के बच्चे फ्री पढ़ेंगे। मैं पैसा देगी गवर्नमेंट, सरकार, चाहे किसकी होगी। हाँ, स्कूल वाले उसका इंटरव्यू ले सकते हैं कि वो कैसा लेना है, क्या है, उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन पैसा सरकार दे। क्यों नहीं देगी सरकार? बच्चों को एजुकेशन नहीं देनी क्या? एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री है। और रॉयल्टी 600 रुपये इन्होंने की है। हम वही उस रेट पे। पहले तो जम्मू वालों को किस बात की रॉयल्टी? फ्री होनी चाहिए रॉयल्टी। क्यों लगनी रॉयल्टी? हमारी खड्डे हैं भाई, हम इन खड्डों में पैदा हुए, हमारी, हम नहीं इसका मटेरियल उठाएंगे, आप उठाओगे क्या? बिल्कुल, उसका क्या अधिकार है पार वाले का? ठीक है ना। हम किसी पंजाब में जाके किसी का खेत की फसल काट सकते हैं क्या? ये हमारी भी फसलें हैं। आप कश्मीर वाली अभी वो नदी से वो किश्तियों में निकाल रहे हैं, उधर नहीं आप चूचना होता है, चूचना नहीं होता, डरते वहां पे। बेसिकली इनको खुद ही नहीं पता हम कर क्या रहे। वो निकालते जाए, हमारी वाले निकाल के तो बाहर भेजो। सियासत की जानकारी थी नहीं और कुर्सी पे बैठ गए, और अब समझ नहीं आ रहा करना क्या है। सारे आते ना कि वो घर नहीं कतनी ते पिंड सारा बसने, माऊगड़ी जुड़ता त्रौकला दे पुत्र बरशियां कढ़ा साढ़े गलाते डोगरी से। इस करिए ऐसे ऐसे भक्त आ गया, ऐसे ऐसे लोग आ गए। अब तो मेरी सजेशन है कि 2 मेंबर पार्लियामेंट इस समय हमारे स्टेट को चला रहे हैं। दोनों मेंबर पार्लियामेंट अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हॉस्पिटलों में बैठें और मुआयना करें वहाँ कमी क्या है और पूरी कराएं। सीधी सी बात है। उनका कोई काम, दिल्ली में क्या कर रहे हैं वो, बाय द वे, उनका क्या मतलब छुपने का? फिर डॉक्टर भी छुप जाए। डॉक्टर पे किस बात का इल्जाम है कि डॉक्टरों को आप मारोगे, गाली दोगे, वो करोगे, और जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मुझे दे दो, मुझे दो, अभी बैठता हूं, आई एम रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसी। और जीना मरना तो एक बार ही है ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल है, 2 बारी है। कोई बंदा है माइकल लाल जो 2 बार जिएगा? एक बार, वन टाइम।
इसलिए जियो, ठाठ से जियो, इज्जत से जियो। अब जिन्होंने बनाया है वो मर जाएं तो हमारे जीने का क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो लोगों ने बॉडी नहीं डालने, नहीं तो मैं दिखाता है समय क्या करता, दिखाता और मैं हॉस्पिटल में बैठता, मैं वो कैंप लगाता, मैं डॉक्टरों की मदद करता, उनके पास क्या नहीं है मैं इंतजाम करवाता और पूरा करवाता, और एक भी बंदा नहीं मरने देता। मरने गए बेचारे, लापरवाहियों से ऐसा तो होना ही है। डॉक्टर अपनी जगह दुखी है, पैरामेडिकल अपनी जगह दुखी है। 10 बेड पे 15 बेड पे एक डॉक्टर है, क्या करोगे आप? तो कोरोना वाले को देखोगे, दूसरे को देखोगे, तीसरे को देखोगे, इन्होंने बांटा भी नहीं है ना, नो डिवीजन। अब बजाय सीडी अस्पताल में बंदे फेंकने के, ऐसे बैठे, कोई पार्क में लेट के चढ़ाई हुई है, कोई कुर्सी पे बैठा है, कोई उस पे बैठा है, सारे जिला हॉस्पिटल में क्यों नहीं चले जाते? ये यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहां क्यों नहीं बैठते? बिल्कुल। वहां क्यों नहीं ऑक्सीजन पहुंचती? वहां बैठाओ डॉक्टर, यहां से चले जाए हैं। वहां करना क्या भाई दी, कुछ भी नहीं है ना, है एक ऑक्सीजन चढ़ानी है उसको, तो एक फिक्स दवाई है, फिक्स, कोई क्या क्या खिलाना है इनको, वो कोई भी खिला सकता है। तो नाक में तो कोई भी चढ़ा सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है। ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए तो बात ही कोई नहीं। और 1.5 मिनट अगर ऑक्सीजन ना मिले तो ये ड्राई हो जाता है, तो कोमा में चला जाता, बंदा मरता नहीं, साला सारी जिंदगी वो मुर्दा होता है, मुर्दा। अभी वो प्रिय रंजन दास मुंशी जी, उनकी एम्स में जब ऑक्सीजन चढ़ा रहे थे ना, अटैक हुआ उनको, 2006 में हुआ, अभी डेथ हुई उनकी, कोई साल हो गया। 6 और कितने, अभी बताइए, सोचो 14-15 साल बेचारे बेड पे रहे एम्स में। वो इसलिए रहे एम पे क्योंकि वो मिनिस्टर थे, उनको प्रिविलेज थे, और जो उनका जो खर्चा है हो सकता था। ऐसे तो कोई आदमी तो पहले क्या मर गया होता। लेकिन क्वेश्चन है वो इसलिए हुआ कि दूसरे, जब उस सिलेंडर में एम्स की बात चढ़ाने लगे, उसमें ऑक्सीजन ही नहीं थी। फिर भागते आए तो टाइम हो गया 1.5 मिनट में ये हो गया ड्राई। पंप लगता है ऐसे, फिर यहाँ आना होता है, यहाँ ब्लड आता है, ऐसे पंपिंग होती है ऐसे ऐसे। तो वो क्या हुआ, वो आया नहीं, ये ड्राई हो गया, बंदा जिंदा है, लेकिन वो इस तरीके से आने दो। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि ये सारा सिस्टम सबको संभालना पड़ेगा, राइट? चलिए, शुक्रिया सर। जय डोगरा। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम इतना ज़रूर कहेंगे लोगों से कि एकजुट तो आपको होना ही पड़ेगा। और दूसरा, चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इकलौता ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको जम्मू को बचाना है तो फिर चौधरी लाल सिंह जी को लाना है, वरना ये जो हालात अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं बहुत प्रश्न जो है भाजपा के ऊपर ही उठते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। अगर इनको आता नहीं है सिस्टम चलाना तो फिर ये कुर्सियों पे बैठे ही क्यों हैं? हमें लगता है आप अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।